डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड, आज की अपडेट कुछ प्रकार से है। नेपाल और भारत की दोस्ती चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। नेपाल हर रोज़ 11 करोड़ रुपए 6.8 करोड़ भारतीय रुपए की बिजली भारत को बेचता है, लेकिन चीन नेपाल से सवाल करता है कि आखिर वो भारत को बिजली क्यों बेच रहा है। नेपाल में चीन के राजदूत चेन सोंग भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहता था कि आपके पास खुद के लिए बिजली कम है तो भारत को निर्यात करने का मतलब नहीं है। भारत की नीतियां नेपाल के हित में नहीं है। पिछले दिनों ही भारत सरकार ने फैसला किया था कि अगले एक दशक में नेपाल से 10,000 मेगावाट की बिजली खरीदी जाएगी। नेपाल विद्युत प्राधिकरण एनईए के मुताबिक वह भारत को बची हुई बिजली निर्यात कर रहा है। एनईए के सूचना अधिकारी सुरेश बहादुर भट्टराई का कहना है कि नेपाल हर रोज़ भारत को 1.1 करोड़ यूनिट बिजली का निर्यात कर रहा है। भारत में वो बिजली 7 से 7.5 रुपये प्रति यूनिट बेची जाती है। नेपाल एनईए और उसकी कंपनियों के माध्यम से हर रोज़ 50,000 मेगावाट बिजली बनाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड संयुक्त राज्य जनरल असेंबली के 78वें सत्र को संबोधित करने के लिए इस समय न्यूयॉर्क में हैं। इसके बाद वह चीन जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि चीन यात्रा का सबसे प्रमुख एजेंडा नेपाल का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एग्रीमेंट को साइन करना है। नेपाल और चीन के बीच बेल्ट एंड रोड को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है, लेकिन आपसी सहमति न बनने के कारण इसका काम अटका हुआ है। चीन के करीबी केपी शर्मा ओली ने 2017 में बीआरआई प्रोजेक्ट पर साइन किया था, लेकिन इसमें कोई खास तरक्की नहीं हुई है। चीन में नेपाल ने बीआरआई में 35 प्रोजेक्ट शामिल किए थे, जिनमें से सिर्फ 9 पर सहमति बनी। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रचंड की चीन यात्रा के दौरान बिजली व्यापार से जुड़ा समझौता हो सकता है। कुल 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इतना ही नहीं, पोखर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कबाड़ बने हुए 5 चीनी पैसेंजर प्लेन का लोन माफ़ करने को लेकर भी प्रचंड शी जिनपिंग से बात करेंगे। आइए अब हम चीन की पनडुब्बी के बारे में बात करें। चीन का रक्षा क्षेत्र इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है। अगस्त 2023 में ऐसी खबरें आई थी कि ताइवान जल डमरू मध्य से गुजरते समय चीन की परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कुछ भी नहीं बचा है। चीन का रक्षा मंत्रालय इस बारे में चुप्पी साधे हुए है, लेकिन मंत्रालय से अलग उसके रक्षा मंत्री ली शांगफू पिछले 2 हफ्तों से गायब है। इस वजह से वह चर्चा में बने हुए हैं। चीन मामलों के जानकारियों की माने तो चीन इस दुर्घटना को शायद ही छुपाने की कोशिश करे। पीएलए नौसेना की सबसे शक्तिशाली पनडुब्बियों में से एक टाइप 093 या शांग क्लास परमाणु पनडुब्बी के हादसे का शिकार होने की खबरें 21 अगस्त से आनी शुरू हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पनडुब्बी में 100 नौसैनिक का पूरा क्रम खत्म हो गया है। वहीं चीन की तरफ से इससे जुड़ी किसी भी रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की गई है। चीन के पास 6 सांग क्षेत्र की श्रेणी की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। अमेरिका का मानना है कि चीन के रक्षा मंत्री की जांच जारी है। सांगफू से बतौर रक्षा मंत्री के तौर पर सारी जिम्मेदारियां छीन ली गई हैं। रक्षा मंत्री का गायब होना चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की हायर रैंक्स में उथल पुथल की तरफ इशारा करता है। इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल सकी कि पनडुब्बी दुर्घटना और रक्षा मंत्री के खिलाफ जांच के बीच कोई संबंध है या नहीं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। पिछले ही महीने ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि वह पनडुब्बी दुर्घटना की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन उसने अब अपना रुख बदल लिया है। ताइवान ने इस हफ्ते जवाब दिया कि यह मामला संवेदनशील है और ऐसे में उसका इस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट से अलग जो जानकारी अब सामने आ रही है उसके मुताबिक हादसा पीले सागर में हुआ है, जबकि शुरुआत में कहा गया था कि दुर्घटना ताइवान जल डमरू मध्य में हुई थी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर के इंटेलिजेंस ऑफिस असिस्टेंट डायरेक्टर मेजर जनरल हुआंग वेंकी ने कहा है कि इस पर कोई भी टिप्पणी ठीक नहीं रहेगी। उनका कहना है कि ये जानकारी बहुत गोपनीय है, साथ ही काफ़ी संवेदनशील भी है। शांग क्लास चीन की दूसरी पीढ़ी की परमाणु अटैक पनडुब्बियों का एक बड़ा हिस्सा है। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के पास इनमें से 6 तरह की पनडुब्बियां अभी सेवा में हैं। इन्हें नौसेना के पनडुब्बी बेड़े की रीढ़ माना जाता है। टाइप 093A और टाइप 093B एसएसएन जैसी एडवांस चीनी पनडुब्बियां टाइप 093 का एडवांस वर्जन है। ताइवान के साथ कई महीने से तनाव चरम पर है। चीन ने ताइवान को घेरने के लिए बड़े स्तर पर मिलिट्री ड्रिल शुरू की थी। इसके कुछ ही दिनों बाद पनडुब्बी दुर्घटना की खबरें सामने आई हैं। जानकारों की माने तो चीन इस दुर्घटना को बिल्कुल वैसे ही छिपा सकता है जैसे उसने गलवान हिंसा में मारे गए अपने सैनिकों की जानकारियों को छिपाया था। ये हम नेपाल के बारे में बात करें। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड शनिवार को अमेरिका के लिए रवाना हो गए। यहाँ से वह चीन के लिए उड़ान भरेंगे। चीन पिछले कुछ दिनों से नेपाल पर बौखलाया हुआ है। दरअसल नेपाल अमेरिका के $500 मिलियन के अनुदान वाला MCC कॉम्पैक्ट समझौते को औपचारिक रूप से लागू करने जा रहा है। चीन इस समझौते को लेकर सहज नहीं है। यही कारण है कि पिछले एक महीने में चीन के कई राजनयिकों ने नेपाल का दौरा कर प्रचंड सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराया है।
इसके बावजूद नेपाली पीएम प्रचंड और एमसीसी कॉम्पैक्ट के पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि उनके देश ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया है। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री पुष्पकमल दल प्रचंड संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में हिस्सा लेंगे। उनका 21 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करने का कार्यक्रम है। न्यूयॉर्क में प्रचंड का यूएनजीए से इतर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। इससे पहले प्रचंड ने अपनी पहली विदेश यात्रा के तौर पर भारत को चुना था। भारत आने के 4.5 महीने बाद प्रचंड 21 सितंबर को 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर बीजिंग पहुंचेंगे। नेपाल सरकार के प्रति चीन के विश्वास की कमी का कारण मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन नेपाल कॉम्पैक्ट को बताया जा रहा है। यह बिजली और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण के लिए अमेरिका से $500 मिलियन का अनुदान है। इससे चीन की आपत्तियों को खारिज करते हुए पिछले साल 27 फरवरी को नेपाली संसद ने समर्थन दिया था, वो भी तब जब अमेरिका ने नेपाल को परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। उस वक्त नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में प्रचंड भी सहयोगी के तौर पर शामिल थे। एमसीसी नेपाल कॉम्पैक्ट को पिछले महीने ही लागू किया गया है। इसमें 315 किलोमीटर की 400 केवी ट्रांसमिशन परियोजना को पूरा करने के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा गया है। एमसीसी का समर्थन एक मात्र झटका नहीं है, जो चीन नेपाल कूटनीति को हाल ही में झेलना पड़ा है। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीनी परियोजनाओं के प्रति भी स्पष्ट अनिच्छा दिखाई है, जिस पर उसने 6 साल पहले चीन को कार्यान्वयन के लिए आमंत्रित किया था। पीएम प्रचंड ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि वह चाहेंगे कि चीन बीआरआई के तहत आसान कर्ज लेने की सामान्य प्रथा का पालन करने के बजाय अनुदान के तहत परियोजनाओं को क्रियान्वित करे। उपलब्ध संकेतों के अनुसार चीन की हिमालय से गुजरने वाली और तिब्बत को नेपाल से जोड़ने वाली मेगा रेलवे परियोजना पिछड़ सकती है, खासकर नेपाल के अनुदान मांगने और कर्ज से बचने के संदर्भ में। अपने प्रवास के दौरान प्रचंड का राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली क्यांग से मिलने का कार्यक्रम है। एजेंडे को अंतिम रूप देने में शामिल एक वरिष्ठ नेपाली राजनयिक ने द संडे एक्सप्रेस को बताया कि हमारी चुनौती चीन को यह समझाने में कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अपनी दोस्ती के लिए प्रतिबद्ध हैं और एमसीसी केवल एक विकासात्मक योजना है जिसका कोई रणनीतिक या सुरक्षा महत्व नहीं है। नेपाली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि नेपाल पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान उधार लिए गए $215 मिलियन की ऋण की माफ़ी के अलावा दोनों पक्षों को जोड़ने वाली कुछ पनबिजली परियोजनाओं और सड़कों को विकसित करने में चीन की मदद मांगेगा, जो औपचारिक उद्घाटन के 9 महीने बाद भी निष्क्रिय है। आइए हम भारत श्रीलंका के मैच के बारे में बात करें। भारत ने श्रीलंकाई टीम को 10 विकेट से हराकर एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारत की तरफ से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज रियल मैच विनर बनकर उभरे। सिराज ने श्रीलंकाई टीम के बैटिंग ऑर्डर को तहस नहस करा और श्रीलंका टीम की पारी 50 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए ईशान किशन 23 और शुभमंगल गिल 23 की नाबाद पारी के चलते भारत ने सिर्फ 6.1 ओवर में ही श्रीलंका को 10 विकेट से धूल चटा दी। कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने एशिया कप का 8वां खिताब अपने नाम किया। श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर भारतीय टीम ने ओडीआई की सबसे बड़ी जीत अपने नाम दर्ज की। दरअसल टीम इंडिया ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया। भारत ने एशिया कप 2023 के फाइनल मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। ये मैच खत्म होते वक्त बाकी गेंदों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी जीत है। टीम इंडिया ने 263 गेंद बाकी रहते हुए ये शानदार जीत हासिल की। इससे पहले भारतीय टीम ने केनिया को साल 2001 में 231 गेंद शेष देते हुए हराया था। फाइनल मैच में श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 15.2 ओवर में टीम 50 रन पर ऑल आउट हुई। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 6.1 ओवर में 51 रन बनाते ही जीत हासिल की। भारत ने सबसे कम गेंद खेलकर लक्ष्य हासिल किया। श्रीलंकाई टीम के नाम जहां सपना रिकॉर्ड दर्ज हुआ तो भारत ने अपने नाम शानदार रिकॉर्ड हासिल किया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने श्रीलंकाई टीम को तितर-बितर किया। उन्होंने 7 ओवर में 6 विकेट लिए। वनडे में पहली बार मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट हासिल किए। ओडीआई फाइनल में सबसे बड़ी जीत, गेंदें बाकी रहते हुए 263 रन इंडिया बनाम श्रीलंका कोलंबो 2023, 226 रन ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड सिडनी 2003, 179 रन ऑस्ट्रेलिया बनाम पाक लॉर्ड्स 1999। आइए अब हम भारत के एम्बेसडर जो अमेरिका में उनके बारे में बात करें। भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक विस्तारित करने की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश अपने मौजूदा अंतरिक्ष सहयोग को और गहरा करें और अंतिम सीमा को खोज में मिलकर काम करना जारी रखें। संधू ने वाशिंगटन एग्जामिनर में एक लेख में लिखा है कि भारत और अमेरिका दोनों दुनिया के तीसरे देशों को अंतरिक्ष से संबंधित एप्लीकेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी ताकत को जोड़ सकते हैं। उन्होंने लिखा, भारत पहले से ही क्षेत्र के देशों को जंगल की आग का पता लगाने, सौर ऊर्जा गणना, मौसम संबंधी आंकड़े और आपदा प्रबंधन सहायता जैसी सेवाएं प्रदान करता है, जबकि नासा अपने पृथ्वी अवलोकन
के आंकड़ों और अन्य पहलुओं के माध्यम से दुनिया के कई हिस्सों में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में अग्रणी रहा है। साथ मिलकर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अंतरिक्ष भारत अमेरिकी सहयोग के लिए अगला मोर्चा है शीर्षक से अपने लेख में राजदूत ने लिखा कि चंद्रयान-3 की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत का सफल चंद्र मिशन अकेले भारत का नहीं बल्कि पूरी मानवता का है। उन्होंने लिखा कि यह समावेशी भावना भारत अमेरिका संबंधों को भी आगे बढ़ाती है, जिससे दोनों देशों के नेताओं ने वैश्विक भलाई के लिए साझेदारी बताया है। संधू ने लिखा, सेमीकंडक्टर से लेकर रक्षा तक, हरित ऊर्जा से लेकर महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी तक हमारा सहयोग हर कल्पनीय मानव प्रयास को छूता है। यह स्वाभाविक है कि हम अपने मौजूदा अंतरिक्ष सहयोग को और गहरा करने और अंतिम सीमा की खोज में मिलकर काम करना जारी रखें। वास्तव में जब भारत और अमेरिका एक साथ आते हैं तो आकाश सीमा नहीं है। जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच शिखर सम्मेलन के बाद इसरो और नासा ने मानव अंतरिक्ष यान संयोग का पता लगाने और 2024 में अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त प्रयास शुरू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।